आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 11 के इतिहास का चैप्टर 7 आधुनिकीकरण के रास्ते का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं और इसी पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो अभी तक हम इस चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और 2 पार्टों पर हमने काफ़ी गहराई से चर्चा भी किया था और उसको हमने अपलोड भी कर दिया है। अगर आप लोगों ने उन पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसे आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप इसे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने इस चैप्टर में चीन और जापान के विषय में चर्चा किया। पहले पार्ट में हमने जाना था कि चीन और जापान की भौगोलिक स्थिति क्या थी और चीन और जापान के आधुनिकीकरण के रास्ते कैसे थे। हाँ, उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने जापान के विषय में चर्चा किया था कि जापान किस तरह से आधुनिकीकरण के नए रास्ते अपना कर औपनिवेशिक साम्राज्य का सपना देखने लगा था, लेकिन परमाणु हमला के बाद जापान की जो औपनिवेशिक साम्राज्य की कल्पना थी वह धूमिल हो गई। लेकिन उसके बाद फिर जापान उठा और आज जापान विश्व में अर्थव्यवस्था की अगर दृष्टि से देखा जाए तो बहुत उच्च स्थान रखता है। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में हमने इन सब बातों पर चर्चा किया था। तो चलिए अब हम तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। तीसरे पार्ट में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे चीन पर। चीन पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इसमें ताइवान और कोरिया के भी विषय में चर्चा करते हुए इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो जैसा हमने चीन के विषय में चर्चा किया था, हमने चीन के बारे में बताया था कि किस तरह से चीन गृह युद्ध के दलदल में फंस गया और उसके बाद वहाँ से वह कब निकला। वहाँ से वह 1949 ईस्वी में निकला। ठीक है, तो चीन का अगर हम चीन देखें तो भौगोलिक दृष्टि से चीन बहुत मजबूत देश है और आज के समय में वह एक विकसित देश है, एक ताकतवर देश है, एक ताकतवर देश है। लेकिन उसके पीछे का जो इतिहास है वह बहुत ही सीख देने वाला है। इतिहास बहुत ही कठिन इतिहास था, तो उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। चीन का जो आधुनिक इतिहास है, चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत, समानता और विकास के सिद्धांत पर आधारित है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि अगर पूछ ले कोई तो इसे एज ए पॉइंट लिखिए, बाकी प्रश्न नहीं बनेगा। पॉइंट में लिख लीजिए कि चीन का आधुनिक इतिहास चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे का अंत, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत, कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास के सिद्धांत पर आधारित है। विकास के सिद्धांत पर आधारित है। आधारित था, है ही लिखिए,
क्योंकि आधुनिक की बात हो रही है। तो चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति। चीन का आधुनिक इतिहास किस सिद्धांत पर आधारित है? तो चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब इसके बाद इसके आगे हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चूंकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते और आपका बोर्ड एग्जाम भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? तो लिखिए, पहला अफीम युद्ध पहला अफीम युद्ध 1839 से 1942 हुआ। पहला अफीम युद्ध 1839 में शुरू हुआ और जो कि समाप्त हुआ 1942 में। लगभग यह 100 वर्षों का युद्ध था। ठीक है, तो पहला अफीम युद्ध 1839 से 1942 ईस्वी के बीच हुआ था और अफीम युद्ध ने क्विंग राजवंश को कमजोर कर दिया था। इस युद्ध ने, लिख लीजिए कि इस युद्ध ने क्विंग राजवंश को कमजोर कर दिया था। कमजोर कर दिया था। ठीक है, कि अफीम युद्ध 1839 से 1942 ईस्वी के बीच हुआ था और इस युद्ध ने क्विंग राजवंश को कमजोर कर दिया था। इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे अगर लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसे नोट कर लीजिए। पहला अफीम युद्ध 1839 ईस्वी में शुरू हुआ था जो कि 1942 ईस्वी में समाप्त हुआ। इस युद्ध ने क्विंग राजवंश को कमजोर कर दिया तथा सुधार और बदलाव की मांगों को मजबूत किया। सुधार तथा बदलाव की मांगों को भी मजबूत किया। चलिए, अब आगे अगला प्रश्न है कि जब अफीम युद्ध हुआ, अफीम युद्ध क्यों हुआ था? चूंकि जो चीनी उत्पाद थे, चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। चीनी उत्पादों की डिमांड विश्व में बहुत ज़्यादा थी और जो
पश्चिमी देश थे वे अपने उत्पादों को चीन में बेच नहीं पाते थे। उसका कारण था कि जो भुगतान होता था वह चांदी में करना पड़ता था। जो भुगतान होता था वह चांदी में करना पड़ता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विकल्प निकाला और वह विकल्प था अफीम। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद चीन के कुछ सुधारक थे जैसे कांग वेई, लियांग किचाऊ जैसे सुधारकों ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जरूरत महसूस की। उसमें से एक विचारक थे लियांग किचाऊ। लियांग किचाऊ का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है। लियांग किचाऊ का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है और यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लिखिए कि किसने यह कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी देश से नहीं बल्कि एक कंपनी से बर्बाद हुआ और वह कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लियांग किचाऊ का यह कथन है। तो लिखिए कि लियांग किचाऊ ने लियांग किचाऊ 1903 ईस्वी में एक लेख में लिखा था कि क्या लिखा था कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी देश से नहीं बल्कि एक कंपनी से बर्बाद हुआ। और वह कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि यह किसका कथन है कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी देश से नहीं बल्कि एक कंपनी से बर्बाद हुआ। तो यह कथन है लियांग किचाऊ का। लियांग किचाऊ ने अपने एक लेख में 1903 ईस्वी में यह लिखा था कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी देश से नहीं बल्कि एक कंपनी से बर्बाद हुआ और वह कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चीन में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी, क्या किसी को पता है? अगर
मालूम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम चर्चा करते हैं उसी पे। चीन में गणतंत्र की स्थापना। हेडिंग डाल लीजिए। चीन में गणतंत्र की स्थापना। चीन में गणतंत्र की स्थापना। चल लिखिए इसमें कि 1911 ईस्वी में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। उन्नीस सौ 11 ईस्वी में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और सन यात सेन के नेतृत्व में चीनी गणतंत्र की स्थापना हुई। निर्विवाद रूप से अगर देखा जाए तो सन यात सेन आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। अगर आप इसे भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि निर्विवाद रूप से सन यात सेन आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। दिखाई दे रहा है? इनके तीन सिद्धांत थे। लिख लीजिए कि इनके तीन सिद्धांत थे। और वे तीन सिद्धांत थे राष्ट्रवाद, गणतंत्र व समाजवाद। राष्ट्रवाद, गणतंत्र व समाजवाद।
ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके नेतृत्व में चीनी गणतंत्र की स्थापना की गई? तो सन यात सेन के। चीनी गणतंत्र की स्थापना कब किया गया? तो चीनी गणतंत्र की स्थापना 1911 ईस्वी में किया गया, जब मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि जब मांचू साम्राज्य को अस्तित्व विहीन कर दिया, तब चीनी गणतंत्र की स्थापना हुई। अगर प्रश्न यहाँ से पूछे कि आधुनिक चीन के संस्थापक कौन हैं, तो आधुनिक चीन के संस्थापक कौन हैं? तो अगर देखा जाए तो सन यात सेन। सन यात सेन आधुनिक चीन के संस्थापक हैं। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि सन यात सेन के 3 सिद्धांत कौन कौन थे? तो सन यात सेन के 3 सिद्धांत कौन कौन से थे? राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद। यह 3 सिद्धांत थे सन यात सेन के। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है। सन यात सेन ने एक पार्टी की स्थापना की थी, कुओमिंतांग। बड़ा अजीब नाम है। कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की थी कब? 1912 ईस्वी में। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। चूंकि हम विश्लेषण बहुत नहीं करेंगे, विश्लेषण का यहाँ से कोई मतलब भी नहीं है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे नहीं जाते। तो चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है कि कुओमिंतांग की स्थापना कब किसने किया था? तो कुओमिंतांग की स्थापना 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने की थी। और यही इसके पहले अध्यक्ष थे। और यही इसके पहले अध्यक्ष थे। कि कुओमिंतांग की स्थापना किसने किया था? तो कुओमिंतांग की स्थापना 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने की थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष भी कौन थे? सन यात सेन ही थे। की स्थापना की थी। ठीक है, तो यह प्रश्न क्लियर है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्या हुआ था कि चीनी साम्यवादी दल का उदय को अगर हम देखें तो जब 1937 ईस्वी में जापानियों ने चीन पर हमला किया था, जब 1937 ईस्वी में
जापानियों ने चीन पर हमला किया था तो जो कुओमिंतांग के लोग थे, पार्टी के लोग, यह पीछे हट गया, यह भाग खड़ा हुआ। कुओमिंतांग भाग खड़ा हुआ और इस युद्ध में चीन बहुत कमजोर हो गया। इस युद्ध में चीन बहुत कमजोर हो गया और आने वाले समय में 30% तक महंगाई बढ़ गई। अब यहाँ से एक दल का उदय हुआ था जो कि इस युद्ध के पहले ही उस दल का उदय हो गया था और उस दल का नाम था चीनी साम्यवादी पार्टी। चीनी साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? चीनी साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो लिख लीजिए कि चीनी साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। चीनी साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो चीनी साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चीनी साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में रूसी क्रांति के बाद हुई थी। अब अगला है नए जनवाद की स्थापना 1949 से 65। चलिए अगला जो प्रश्न है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी, या पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब बनी थी? तो लिखिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब बनी थी? 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार बनी थी। ठीक है, और इसका एक सिद्धांत था कि यह नए लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम ताइवान के विषय में चर्चा करेंगे कि ताइवान से संबंधित एक पॉइंट है, उसे आप लोग नोट कर लीजिए कि जब चीनी साम्यवादी दल से पराजित हुआ चियांग काई शेक जब चीनी साम्यवादी दल से पराजित हुआ तो इसने 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग गया और वहीं पर इसने चीनी गणतंत्र की स्थापना भी की थी। तो चलिए हम इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं जानने की दृष्टि से, बाकी पूछा कभी नहीं जाएगा यह।
ठीक है। चलिए लिख लीजिए पॉइंट कि चीनी साम्यवादी दल से पराजित होने के बाद चियांग काई शेक चियांग काई शेक 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर (1949) में ताइवान भाग गया। और वहां पर चीनी गणतंत्र की स्थापना की। चीनी गणतंत्र की स्थापना की। ठीक है। चल कि चीनी साम्यवादी दल से पराजित होने के बाद चियांग काई शेक, अगर आपसे पूछे कि चीनी साम्यवादी दल से पराजित होने के बाद कौन 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर लेकर ताइवान भाग गया, तो चीनी साम्यवादी दल से पराजित होने के बाद चियांग काई शेक 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग गया। काई शेक ताइवान कब भागा, यह भी प्रश्न। यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है कि चीनी साम्यवादी दल से पराजित होने के बाद 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर लेकर कौन ताइवान भागा, तो कौन भागा था? चियांग काई शेक। चियांग काई शेक ताइवान कब भागा था, तो चियांग काई शेक 1949 ईस्वी में ताइवान भागा था। ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना किसने की थी, तो ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना चियांग काई शेक ने किया था। ठीक है। ये 3 प्रश्न यहाँ से पूछे भी जा सकते हैं, वैसे संभावना बहुत कम है पूछे जाने की, लेकिन इसे आप अलग अलग प्रश्न के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद तो अब कोरिया के विभाजन पर चर्चा करेंगे कि कोरिया का विभाजन कब हुआ और विभाजन होने के बाद कौन से राष्ट्र बने। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगला जो प्रश्न है कि कोरिया का विभाजन कब हुआ था,
तो लिखिए, प्रश्न लिख लीजिए कि कोरिया का विभाजन कब हुआ था। तो लिखिए, कोरिया का विभाजन 27 जुलाई 1953 ईस्वी को हुआ था। 1953 ईस्वी को हुआ था। कोरिया का विभाजन 27 जुलाई 1953 ईस्वी को हुआ था। विभाजन के बाद दो राष्ट्रों का जन्म हुआ। दो राष्ट्रों का जन्म हुआ। पहला दक्षिण कोरिया तथा दूसरा उत्तर कोरिया। ठीक है कि कोरिया का विभाजन कब हुआ था। तो कोरिया का विभाजन 27 जुलाई 1953 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, विभाजन के बाद दो राष्ट्रों का जन्म हुआ। दो राष्ट्रों का जन्म हुआ और वे दो राष्ट्र कौन कौन से थे। पहला दक्षिण कोरिया, दूसरा उत्तर कोरिया। ठीक है, अब दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमैन री थे। सिंगमैन री थे। ठीक है, चलिए, सिंगमैन री थे कि दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे। सिंगमैन री थे। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 2-3 प्रश्न और है, उस पर चर्चा करके फिर हम कक्षा 11 के इतिहास को कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर को नहीं, इस चैप्टर के साथ साथ कक्षा 11 के इतिहास को भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसका रिवीजन कराएंगे, लेकिन अभी नहीं, जनवरी फरवरी में कराएंगे। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, अब कुछ प्रश्न है, उस पर हम चर्चा करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे और इस टॉपिक के साथ साथ कक्षा 11 का इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम कक्षा 9, 10 और 12 के इतिहास पर चर्चा करेंगे। चलिए, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना। प्रश्न है, लिखिए, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना। तो लिखिए कि जापान संयुक्त राष्ट्र
का सदस्य उन्नीस सौ छप्पन में बना। एशिया में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न है कि एशिया में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो लिखिए एशिया में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? जापान। कि एशिया में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एशिया में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन जापान में हुआ था। और आज का आखिरी प्रश्न है कि 4 मई का आंदोलन कब हुआ था? तो लिखिए 4 मई का आंदोलन 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है कि जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 1956 ईस्वी में बना। एशिया में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एशिया में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन जापान में हुआ था। ठीक है। 4 मई का आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इस टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, क्वेश्चन थे, या जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, हमने उन सब पर चर्चा किया। कोई भी प्रश्न नहीं छूटा है। हमने सभी प्रश्नों पर चर्चा किया। चूँकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते, फिर भी हमने गहराई से इस टॉपिक पर चर्चा किया और कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ा है। तो अगर किसी प्रश्न को आप लोगों को लगता है कि हमने छोड़ा है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस पार्ट के साथ इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं और इस चैप्टर के साथ हम कक्षा 11 के इतिहास को भी कंप्लीट कर रहे हैं। हम इसका रिवीजन कराएंगे, लेकिन इसका रिवीजन हम जनवरी-फरवरी में कराएंगे। ठीक है। तो आप लोग नियमित रूप से डेली क्लास करिए और जितने भी हमने पॉइंट्स लिखवाए हैं, सभी पॉइंट्स को बार बार सभी पॉइंट्स का रिवीजन कीजिए। निश्चित रूप से आप कक्षा 11 के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। ठीक है। तो चलिए अब फिर हम आगे कक्षा 12, कक्षा 9 और 10 के इतिहास पर चर्चा करते रहेंगे। बाद में हम इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो आप लोग बने रहिए और नियमित रूप से अपने क्लास कीजिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद।